हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बीएसएससी सीजीएल 3 में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, फॉर्म भरने के लिए एज लिमिट क्या है और सिलेबस के बारे में पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम @GS आज तक के नाम से चलता है और टेलीग्राम ग्रुप में मैं डेली क्विज से कुछ प्रश्न डालता हूं। तो चलिए जानते हैं बीएसएससी सीजीएल 3 की एज लिमिट और सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं उम्र सीमा के बारे में। तो उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष रखी गई है सभी कैटेगरी के लिए। और मैक्सिमम उम्र सीमा की बात करें तो कैटेगरी वाइज जो है वो आरक्षण भी मिलता है इसमें। तो जनरल वाले के लिए मैक्सिमम उम्र सीमा 37 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष है और आरक्षित श्रेणी के महिलाओं के लिए 40 वर्ष है, अनारक्षित श्रेणी के महिलाओं के लिए और SC ST के लिए 42 वर्ष है। मतलब अगर आप जनरल में हैं तो डेफिनेट रूप से आप 37 वर्ष से ज़्यादा आयु के नहीं होने चाहिए। वहीं पे अगर आप OBC या EBC में आते हैं तो आपकी उम्र जो है वो 40 वर्ष होना चाहिए और आप रिजर्व महिला में आते हैं, अनरिजर्व महिला में आते हैं तो आपका उम्र 40 वर्ष होना चाहिए और SC ST वाले के लिए 42 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित की गई है। तो ये थी उम्र सीमा। हम अगर योग्यता की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में आपको किसी भी स्ट्रीम से स्नातक पास होना जरूरी है। मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक पास होना चाहिए और यह स्नातक की तिथि, स्नातक जो होना चाहिए वो अंतिम तिथि जो फॉर्म भरने की है, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से पहले की होनी चाहिए। अगर उससे बाद की होगी तो डेफिनेट रूप से आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक है और जिन अभ्यर्थियों का परीक्षा फल उक्त तिथि तक प्रकाशित नहीं हुआ है वो अभ्यर्थी इसके लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। और जहां तक आरक्षण की बात करें तो इस जो वैकेंसी आने वाली है उसमें EWS को भी आरक्षण मिलने वाला है। तो इस बार EWS के लिए ये BSSC सीजीएल 3 जो है वो पहला एग्जाम होगा BSSC के अंतर्गत। तो आरक्षण जो नियमानुसार मिलता है वो सभी आप लोग को मिलेगा। साथ ही अगर पिछड़ा वर्ग या फिर आरक्षण कोटि के जो भी उम्मीदवार हैं उनके पास जाति प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी के माध्यम से निकला हुआ अनिवार्य होना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उसे काउंसलिंग के समय जब भी जरूरत पड़ेगा, आपसे डॉक्यूमेंट जब भी मांगा जाएगा उस समय आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है उपलब्ध कराना पड़ेगा अपने आरक्षण के दावे से संबंधित। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सिलेबस में जो होता है वो सामान्य अध्ययन से आपको, अगर परीक्षा पैटर्न की बात करें, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो PT और मेंस एग्जाम होता है। ठीक है, PT मेंस एग्जाम होता है और PT मेंस एग्जाम जो होता है वो दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और दोनों में निगेटिव मार्किंग होते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की बात करें, जो सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा में है लगभग सेम सिलेबस रहता है मेंस में, लेकिन उसमें अलग से एक हिंदी की परीक्षा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस के बारे में। तो प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस में आपको सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वगैरह से प्रश्न होंगे। वहीं अगर विज्ञान और भूगोल एक साथ पूछे जाते हैं जो भी 50 नंबर के होते हैं, विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भूगोल पूछे जाते हैं। वहीं पे आपको मैथ्स और रीजनिंग से लगभग 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब कुल 150 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है। 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। मतलब आपका कुल एग्जाम जो है वो 600 नंबर का होगा। ठीक है, 600 नंबर का होगा एग्जाम। तो 600 अंक होंगे, मतलब एक प्रश्न जो है वो 4 अंक का होगा। तो 150 प्रश्न है तो डेफिनेट रूप से 600 अंक का होगा। और अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो उसके लिए आपको 1 अंक काट लिए जाएंगे सही से। ठीक है, तो आपकी निगेटिव मार्किंग है, इसको ध्यान रखना है। अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो इसके लिए आपको 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। कुल 150 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है।
अब इसको थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होती है। और परीक्षा, एक चीज़ सबसे बड़ी खासियत इसमें है कि यह परीक्षा जो होता है वो पुस्तक सहित होता है। मतलब आप कुछ ऑथेंटिक पुस्तक, एनसीईआरटी की पुस्तक आप ले जा सकते हैं, पुस्तक ले जा सकते हैं, किताब ले जा सकते हैं और किताब के माध्यम से के साथ आप परीक्षा दे सकते हैं। किसी तरह का गाइड अलाउ नहीं होता है, आप गाइड नहीं ले जा सकते हैं, या आप हाथ से जो हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं वो नहीं ले जा सकते हैं। आप टेक्स्ट बुक ले जा सकते हैं और किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी आप नहीं ले जा सकते हैं। तो ये परीक्षा जो है वो पुस्तक सहित होता है। अब हम लोग सिलेबस को थोड़ा सा और विस्तार से जान लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस समान अध्ययन के अंतर्गत आपको जो है, जैसा कि मैंने बताया कि हिस्ट्री, सिविक्स से प्रश्न रहेंगे और बिहार से प्रश्न रहेंगे, भारत के पड़ोसी देश जो भी हैं उससे प्रश्न रहेंगे। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ही आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये 50 नंबर का होता है। तो करंट अफेयर्स में आपका राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पुस्तक, राजधानी, मुद्रा, लेख इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं पड़ोसी देशों की बात करें, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ये आते हैं ख में। तो ये पड़ोसी देश में आपके भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उसके इतिहास और भारत के साथ उनका भौगोलिक आर्थिक स्थिति के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, पॉलिटी का ये हो गया, पॉलिटी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, सभी बिहार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जहाँ तक बात करते हैं हम लोग विज्ञान, तो विज्ञान में मैट्रिक स्तर के सभी होते हैं और विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं खंडखा में। और आपको बात करते हैं गणित की, तो आपको जो भी मैट्रिक स्तर के गणित होते हैं वो पूछे जाते हैं। और रीजनिंग की बात करें तो खंडखा में रीजनिंग आता है। और रीजनिंग में जो भी आपके रीजनिंग है इसमें विस्तार से दिया हुआ है, सदस्यता, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृष्टि, स्मृति, विभेद, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसको पूरे विस्तार से देख सकते हैं। पीटी का जो रिजल्ट है वो सीट का 5 गुना आता है। सपोज कीजिए कि अगर 100 सीट है तो 500 रिजल्ट आ जाएंगे, तो सीट का 5 गुना होता है। और विज्ञापन जो जारी किया जाता है, विज्ञापन में जो सीट होते हैं उसी सीट का 5 गुना आपको चयन होगा पीटी के लिए। और इसके बाद आपका मुख्य परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा के लिए अलग से विज्ञापन भी निकलता है, उसके सिलेबस वगैरह भी पूरे विस्तार से उसमें दिया हो रहता है। तो इस प्रकार से हमें पूरी उम्मीद है कि आप सिलेबस को अच्छी तरह समझ गए होंगे और इस सिलेबस के अनुसार आप अपने पुस्तक को अरेंज कीजिए और पढ़िए। मैं बेस्ट बुक्स आपके लिए क्या हो सकता है इसके लिए मैं जल्द ही वीडियो लाऊंगा। ऐसे मैंने आपके बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लॉकडाउन में फंसे हैं या कहीं दूर दराज के क्षेत्र में हैं तो आप चाहें तो ऑनलाइन बुक मंगा सकते हैं। आप हमारे लिंक पर क्लिक करके बुक को खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को जान गए हैं, अब एग्जाम पैटर्न को भी जान गए हैं। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आपके सामने होगी। तो आज के लिए इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। तो डेफिनेट रूप से इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।